हेलो नीट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो आज की अपनी क्लास है वो होने वाली है फिजिक्स के वो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो नीट के एग्जाम में पिछले 10 सालों में और बार बार आए हुए हैं, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। और अगर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और आप 21 जून को होने वाले एग्जाम से पहले और अगर देख लेते हो तो आप यकीन मानिए कि 40 प्लस स्कोर जो करने का आपका सपना है वो 101% पूरा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके और अपन और 12th क्लास के लास्ट सेमीकंडक्टर तक के जो चैप्टर हैं उनके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो जो 10 सालों के अंदर आए हुए हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपना फर्स्ट चैप्टर यूएनडी। कौन सा? यूएनडी। देखो यूएनडी के अंदर अगर अपन देखें टॉपिक नेम, ये इस तरफ मैंने टॉपिक नेम लिखे हैं, इस तरफ मैंने ईयर लिखे हैं। तो आप ध्यान से देखें कि डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये है कि डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर बहुत ही ज्यादा बार आता है। तो डायमेंशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस है ना की बात करें अपन, तो आप देख सकते हो कि नीट एग्जाम में पिछले 10 सालों के अंदर ये 4 बार आया है, 4 बार। इसका मतलब ये हो गया कि नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप नीट एग्जाम का पेपर देने से पहले डायमेंशंस निकालना जरूर सीख लें। और इसके साथ साथ में डायमेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उनको जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखें एरर वाला। तो एरर वाला जो क्वेश्चन है वो नीट एग्जाम में और 2 बार आया है पिछले 10 सालों के अंदर, है ना। और आपको ये पता होगा कि जो एरर है, एरर की अगर बात करें उसके अंदर एक तो रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर, इन दोनों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखो एनसीईआरटी के अंदर भी एक एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर आप लोग है ना और एरर निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर उसके अंदर पूछिए। देखो ये पावर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, a की पावर b, ये d की पावर 4 और c, ऐसे जो क्वेश्चंस है इनके अंदर परसेंटेज एरर पूछते हैं। a की जो रिलेटिव एरर है, b की रिलेटिव एरर, d की रिलेटिव एरर, c की रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर आपको दे देते हैं। तो ये एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखना, ज्यादातर जो एरर आती है या तो वो मल्टीप्लिकेशन वाली आती है या फिर वो डिवीजन वाली आती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो एरर है वो बहुत ही रेयर केस में पूछते हैं। और एक परसेंटेज एरर निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इस पे तो आप सुपर मोस्ट निकाले, है ना। अगर आप देखें नीट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन तो 100% आता है। आप लगभग 10 सालों के अंदर आप कोई भी नीट पेपर उठा के देखें, उसके अंदर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से तो क्वेश्चन आया ही आया है। इसलिए अगर आप 21 तारीख को 21 जून को नीट का पेपर देने जा रहे हो तो आपको स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर का जो क्वेश्चन है वो 101% करके जाना है, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे कैसा भी पेपर उठा के देखें, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो नीट की एग्जाम हुई थी, जो अभी अपनी नीट की एग्जाम कैंसिल हुई है, उसके अंदर भी क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। तो आप स्क्रू गेज का और वर्नियर कैलिपर का तो क्वेश्चन जो है वो 101% करके जाए, 101%। अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स के ऊपर और आपको मैं पीवाईक्यू या एमसीक्यूज भी करवाऊं, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स के अंदर है ना #PYQ या #MCQ लिखना ना भूले, जिससे मैं आपको आगे वाली क्लास के अंदर और इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप, वो जरूर से जरूर करवाऊंगा। ठीक है, आगे देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मात्र 2 मिनट का टॉपिक है ना, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मान सकते हो आप या राउंडिंग ऑफ मान सकते हो, राउंडिंग ऑफ डिजिट। इस साल क्वेश्चन आया भी था जिसके ऊपर देखो आपको पता है तो ऑब्जेक्शन लगा था, अलग अलग कोचिंग्स जो है वो अलग अलग बातें कर रही थी। तो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है वो मात्र 5 मिनट का टॉपिक है और आप उस 5 मिनट के टॉपिक के अंदर है ना आराम से और 4 नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो अगर हम यूएनडी यूनिट एंड मेजरमेंट वाले टॉपिक की बात करें, इस चैप्टर की बात करें, तो इस चैप्टर से आप लोग ध्यान से सुनना भाई। एक तो डायमेंशन एनालिसिस, है ना। डायमेंशंस के 3 यूज होते हैं, 3 यूज जिनकी बात है, और उसमें सेकंड वाला जो यूज है जो बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है ना। तो डायमेंशन एनालिसिस अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना चाहो तो एनसीईआरटी के अंदर आप देखना फर्स्ट चैप्टर के अंदर शायद 3rd क्वेश्चन है ना, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन आप देख सकते हो काफी बार आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायमेंशन वाला जो टॉपिक है उसे आप कर लें और उससे रिलेटेड 2 या 3 आप पीवाईक्यू या एमसीक्यूज लगा लें। ठीक है, और एक आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो टॉपिक है इसे आप जरूर से भी जरूर करें, क्योंकि नीट के एग्जाम हो चाहे जेईई मेंस के एग्जाम हो, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का क्वेश्चन जो है वो 101% ये आता ही आता है।
ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये जो 4 टॉपिक हैं बेसिकली इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन 4 टॉपिकों को और ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं इन 4 टॉपिकों के ऊपर या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं 11th और 12th फिजिक्स के, उन पे PYQ, अगर PYQ या MCQ करवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में #PYQ या #MCQ लिखना ना भूले, ठीक है। हम चलते हैं अपना सेकंड जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें आप ध्यान से देखें, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो अपना देखें 2017, 20, 23, 25 और 26 यानी कुल मिला के और 5 बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये जो कुछ कर्व हैं आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। तो ये जो कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप देख सकते हो कितनी बार, 5 बार आया हुआ है। तो आप इन जो कर्व को जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप इन कर्व को दोबारा से जाके देखें, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से लगा सकते हो या आपकी जो भी है ना आपके पास नोट्स हैं उनसे आप देख सकते हो, लेकिन इनको देखना ना भूलें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन हो, चाहे कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, आपको ये वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, चाहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, इनको जरूर से भी जरूर देखे जाए, ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। देखो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है और नीट में है ना 3 बार रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, 3 बार है ना, जिसके अंदर देखो एक आप लोगों ने देखा हो तो एनसीईआरटी के अंदर है ना रेन, डायरेक्शन ऑफ रेन निकालने वाले जो क्वेश्चंस है वो भी रिलेटिव वेलोसिटी के बनते हैं, है ना। तो अम्ब्रेला रेन वाला या फिर है ना, और ये आप देखें कि जैसे मान लो कोई नदी वगैरह बह रही है जिसके अंदर है ना जो तैराक है वो इस तरीके से इस स्पीड से दौड़ रहा है, तो यहां पे भी एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्या करता है, एक क्वेश्चन बनता है। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे भी देख के जाएं। उसके बाद में देखो एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या रिलेशन होता है, ओमेगा की बात चल रही है, ओमेगा है ना। तो एंगुलर स्पीड में और वेलोसिटी में और क्या रिलेशन होता है इसकी बात चल रही है। तो क्या रिलेशन होता है ओमेगा में और वी में, तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, v इज इक्वल टू क्या होता है अभी, ओमेगा आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों में और क्या क्या रिलेशन होते हैं वो सारे देख के जाने हैं, क्योंकि देखो 3 बार 2018, 2022 और 2026 यानी इसी साल एग्जाम में और एंगुलर वेलोसिटी का क्या आया है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। और लास्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो एक तो ये जो कर्व है वेलोसिटी टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, एक्सेलरेशन टाइम हो, एक तो ये वाले कर्व, और एक इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करना और इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड ग्राफ बनाना। इस साल ग्राफ आया था एक, अभी जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर। तो ये वाले जो दोनों टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों टॉपिक को वापस से रिवाइज करो और इनके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल लगा लो, उन्हीं की बार बार क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो अपना चैप्टर था यूएनडी, इसके अंदर मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सेकंड जो चैप्टर है उसके अंदर अपना ये जो कर्व है, तीनों टाइप के कर्व और उसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होने वाला है वो है मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। और ये सबको पता है, देखो अगर मोशन इन प्लेन की बात होती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर हाइट हो, है ना, मैक्सिमम हाइट हो, रेंज हो, टाइम और फ्लाइट हो, इनसे क्वेश्चन 101% बनता है। और आप देख भी सकते हो इसका वेटेज कितना है। देखो पिछले 10 सालों के अंदर 5 बार, है ना, मैंने इसके अंदर जो री एग्जाम हुई थी उनके बारे में बात नहीं की है, लेकिन 5 बार है ना ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, देखो ध्यान सुना, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो आज से पहले 2015 के आसपास एक बार पहले भी और नीट का पेपर कैंसिल हुआ था, और नीट का पेपर जो कैंसिल हुआ था वो बाद में दोबारा लगा था। जो दोबारा लगा था वो पहले वाले पेपर के कंपैरिजन में लगभग आप ये मान सकते हो कि 5 से 7 गुना ज्यादा क्या था, हार्ड था। इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूत रखें, है ना, थोड़ा सा क्या रखें, मजबूत रखें, है ना, और चीजों को बार बार क्या करें, रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि देखो पेपर लीक हुआ है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, एनटीए के ऊपर प्रेशर है, तो एनटीए की बार क्या करेगा, थोड़ी सी खुन्नस निकालने के लिए और क्या करेगा, पेपर को थोड़ा सा टफ बनाएगा। इसलिए ध्यान रहे आप लोगों को क्या करना है,
चीजों को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि अगर 2015 वाला ना इंसिडेंट दोबारा हो गया तो इस साल का जो पेपर है वो क्या आएगा, थोड़ा सा आपके बार क्या आने वाला है, 21 जून वाला पेपर जो है वो टफ होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अपना जो टॉपिक है वो क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इस थर्ड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप देख भी सकते हो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले पढ़ना है, इसके तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, तीनों फॉर्मूले है ना, और इस पे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट कौन सा है अपना अभी, सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसके अंदर अपने को रेडियल वेक्टर है ना, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी है ना, बॉटम पॉइंट पे क्या स्पीड होती है, यहाँ कितनी स्पीड होती है, यहाँ पे कितनी स्पीड होती है, मतलब कुल मिला के सर्कुलर मोशन भी एक ऐसा पार्ट है देखें जो नीट एग्जाम में कम से कम भी तो 4 बार पूछा है। और इसी साल के पेपर में सर्कुलर मोशन से क्या था, एक क्वेश्चन था सर्कुलर मोशन से, जहां साइड यहां की और यहां की स्पीड का क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। तो सर्कुलर मोशन भी क्या है अभी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे भी आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट रिलेटिव मोशन इन प्लेन, ये 2 बार आया है 2016 और 2023 के अंदर। और फिर वेक्टर एनालिसिस, देखो कई बार वेक्टर एनालिसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, जिसके अंदर वेक्टर को है ना और वेक्टर को ऐड करने के आपने 2 तरीके पढ़े होंगे, एक तो मैथमेटिकल और एक पढ़ा है आप लोगों ने कंपोनेंट मेथड। तो यहां पे कंपोनेंट मेथड जिसे अपन बोलते हैं रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो वेक्टर जो एनालिसिस है इसका मतलब क्या है, एक तो अपना जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, उसे अप्लाई करना, और एक वेक्टर को रिसोल्व करना 2 पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर एनालिसिस से भी कई बार क्या है क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वेक्टर से इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है ना, वेक्टर से इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ध्यान रहे इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये दोनों है, फर्स्ट और सेकंड। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है वो सर्कुलर मोशन। आप एग्जाम से पहले इन दोनों को वापस से रिवाइज करें और इनसे रिलेटेड क्या लगा लें, और आप 5 से 7 इससे रिलेटेड 5-7 इससे रिलेटेड 5-7 जो पीवाईक्यूज है या एमसीक्यूज हैं वो आप लगा लें, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से है, ये दोनों, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। एक चीज का ध्यान रखिए भाई, देखो कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये तो आप लिमिटेड टॉपिक बता रहे हो है ना, और लिमिटेड टॉपिक पढ़ के इतनी बड़ी एग्जाम, नीट जैसे एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे हमारे 45 में से 45 में से और 40 प्लस है ना जो क्वेश्चंस है वो सही हो पाएंगे। तो देखो मैं आपको एक बात ये बता देता हूं, जिस बच्चे ने पूरी साल तैयारी की है, देखो पूरी साल तैयारी की है, उसे लिमिटेड टॉपिक पढ़ के क्या करना है, बस रिवाइज करना है। अब आप ये सोचो कि भाई मैं कह रहा हूं लिमिटेड टॉपिक पढ़ लो, और लिमिटेड टॉपिक पढ़ के और आप 40 प्लस मार्क्स ले पाओ या 35 प्लस मार्क्स ले पाओ, ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचो मैं 1 महीने पढ़ूं बस इन टॉपिक को पढ़ दूं और नंबर लेके आ जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। नीट एग्जाम है, ये कोई 12th एग्जाम नहीं है ना। अगर आपने पूरी साल मेहनत की है, उसके बाद में आपके पास अब थोड़ा सा रिवीजन का मौका है, तो आप इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो। मेरे कहने का मतलब ये कि भाई आप इनको रिवाइज करो ज्यादा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप लोग, कई बच्चे ऐसे हैं कि 10 दिन के अंदर मैं ना और इन टॉपिक्स को करके चला जाऊंगा और मेरे 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अपना जो नेक्स्ट है ना चैप्टर है वो है लॉज ऑफ मोशन। क्या है, लॉज ऑफ मोशन। और इसके अंदर देखो सबसे पहले लिखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। देखो मैं आपसे सबसे पहले क्लियर कर देता हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्योंकि देखो बेसिकली चैप्टर जो है वो फोर्स पे, एक्सेलरेशन पे, इंपल्स पे, मोमेंटम पे बेस्ड है। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, देखो कैसा भी क्वेश्चन हो, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपने ब्लॉक वाले देखे होंगे, ब्लॉक वाले, या फिर है ना अगर अपन पुली वाले क्वेश्चनों की बात करें, पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करें, चाहे कैसा भी है ना क्वेश्चन आए, आपको फ्री बॉडी डायग्राम तो आना जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को आप पढ़ना है ना, वापस पढ़े एक बार, और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ना भूले। फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनता है, आप उसको बहुत ही बारीकी से देखें फ्री बॉडी डायग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन। आप सबको पता है फ्रिक्शन 2 टाइप के होते हैं जनरली, जो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक और एक है ना, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन जो है
और वो 101% आते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है एनएलएम और फ्रिक्शन, इसे आप देखना ना भूलें। और मैंने यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बनाया था, इसकी हेल्प से बताने की कोशिश की है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना होगा, है ना, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पूछ लेते हैं, कई बार स्पीड पूछ लेते हैं, कई बार एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, कई बार म्यू के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जाम में कितनी बार, 5 बार आया हुआ है। कितनी बार? 5 बार। और इसका, इस टॉपिक का मीन कब है? जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम और आराम से इजी वे में बनाना आता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ना भूले, है ना। नेक्स्ट देखें, पुली ब्लॉक सिस्टम अपन ने बात कर ली है और देखिए आप 4 बार आया हुआ है ना। उसके बाद में इंपल्स या मोमेंटम, इंपल्स में और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? एक तो ये, है ना, एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, मेरे हिसाब से आप लोगों ने इंपल्स मोमेंटम पढ़ी होगी। आई इज इक्वल टू होता है डेल पी यानी P2 माइनस P1। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे आप आगे एक्सप्लेन करें तो आई इज इक्वल टू क्या निकलता है? आई इज इक्वल टू निकलता है M V2 माइनस V1। आई का मतलब इंपल्स है, M का मतलब मास से, V2 का मतलब है फाइनल स्पीड से, V1 का मतलब है इनिशियल स्पीड से। अगर अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डेल पी। डेल पी इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। यही है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। और लास्ट टॉपिक ये वाला देखो, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो फर्स्ट टॉपिक और ये फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है बंकिंग ऑफ रोड। देखो सर्कुलर रोड जो है, सर्कुलर रोड के ऊपर मिनिमम सेफ स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होती है, एक फॉर्मूला निकलता है, आपके याद हो तो देखो इस फॉर्मूले को आप लर्न करें। देखो v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस और म्यू टेन थीटा, ये वाला फॉर्मूला है ना, मिनिमम सेफ स्पीड। तो सर्कुलर रोड है, बंक रोड है, उसके ऊपर कितनी स्पीड होगी ज्यादा। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस फॉर्मूले में v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी और टेन थीटा, है ना। ये इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये कब लगता है? जब फ्रिक्शन नहीं हो। ये कब लगेगा? जब फ्रिक्शन हो। तो लास्ट जो टॉपिक है अपना, है ना, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बंकिंग ऑफ रोड्स, है ना। सर्कुलर प्लेन रोड है, बंक्ड रोड है, उसके ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम जो सेफ स्पीड है वो कितनी होगी कार की, वहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ये मैंने फॉर्मूले दोनों बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से ये अपने 4 चैप्टर हो गए और इन 4 चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गई। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 है अपना वर्क पावर एंड एनर्जी। ध्यान से देखें, वर्क पावर और एनर्जी के अंदर जब भी वर्क और पावर और एनर्जी की बात होती है तो चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, ये जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस, ये बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना W इज इक्वल टू होता है डेल की, बहुत ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। W इज इक्वल टू क्या होता है? डेल की, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और आप देख सकते हैं नीट एग्जाम में पिछले 10 सालों के अंदर और 5 बार, तो 5 से 6 बार ये वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये दोनों ही पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना क्या? कोलिजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कोलिजन। कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, चाहे कैसे भी कोलिजन हो, हाँ, तो चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो चाहे कैसी भी कोलिजन हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोलिजन। तो कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं, बहुत ज्यादा बार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देख सकते हो लगभग 4 बार, लगभग 4 से 5 बार नीट एग्जाम में पिछले 10 सालों के अंदर यहां से क्वेश्चन आया है। तो कोलिजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो। ठीक है, और यहां से आपको वेलोसिटी वगैरह पूछ लेते हैं, है ना, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है पावर। देखो पावर वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। आप देखना नीट एग्जाम में पावर वाले टॉपिक से 101% क्वेश्चन आता है, चाहे ये वाली पावर हो और कई बार इसका जो टाइप है इलेक्ट्रिकल पावर, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। और इस पावर के अंदर एक फॉर्मूला है, देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P इज इक्वल टू एफ वी कोस थीटा। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे, तो पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको याद रखना है। और ऑलमोस्ट 3 बार यहां से क्वेश्चन आए। फिर है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ज्यादातर मेनली इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो
वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने के 101% चांसेस होते हैं, और उसमें ये जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम पे आप क्वेश्चन है ना 5 से 6 या 10 क्वेश्चन आप इस पे लगा लें, फिर कोलिजन के ऊपर आप क्वेश्चन 101% करें, और फिर पावर पे क्वेश्चन आप 100% करें। इन तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है ना रोटेशनल मोशन, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और सबको बताया जब भी रोटेशनल मोशन की बात होती है तो इनर्शिया पे क्वेश्चन 100% आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे जो क्वेश्चन है वो 101% आता ही आता है। तो आप इसको देखो, इसमें मैंने ईयर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं, जितने भी टॉपिक लिखे हैं, ये आपको सारे देखने हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आते ही आता है, थोड़ा सा हार्ड है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन 101% आता है, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 5 से 6 बार, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर भी 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहीं अगर बात करें रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन के ऊपर भी 5 से 6 बार क्या आया है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके जो 4 टॉपिक हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, है ना, चाहे रोड हो, चाहे सर्कल हो, चाहे डिस्क हो, चाहे कुछ भी हो, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो है। फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आता है। टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम कौन सी, रोटेशनल और लीनियर दोनों, तो यहां से भी क्वेश्चन है ना 101% पूछते हैं। और लास्ट वाला है रोलिंग मोशन, और इसके अंदर एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहां से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो चारों टॉपिक है ये आप एक बार दोबारा करें, और इन हर टॉपिक के ऊपर आप है ना 5 से 6 है ना, और एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज जो पुराने है ना एग्जाम में आए हुए हैं नीट एग्जाम के अंदर, वो जरूर से भी जरूर कर ले। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ग्रेविटेशन। ध्यान से देखना भी, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग होती है केप्लर्स लॉ से, और केप्लर के टोटल 3 लॉ थे, है ना, जिसमें सेकंड लॉ जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना भाई, केप्लर के तीनों लॉज आपको पढ़ने हैं। आप देख सकते हो कम से कम 5 से 6 बार यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2017, 19, 21, 24 एंड 26, यानी इसी साल यहां से क्या आया था, क्वेश्चन आया था। उसके बाद में वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, है ना, एंड हाइट। देखो हाइट के साथ और डेप्थ के साथ जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखो अगर आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कर लिया तो आपका जो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे ये सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। ये बोला भी जाता है नीट और आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों को कि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ ली तो ग्रेविटेशन हो गया, और ग्रेविटेशन पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो सेम से ही होते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ एंड हाइट, यहां से देखो 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये वाला भी अपना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम, है ना, कैपिटल एम और डिवाइडेड बाय आर, और वहां होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, यानी सेम सा ही कॉन्सेप्ट होता है। और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चाहो तो आप ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है T = 2 पाई रूट R अपॉन जी, ये वाला भी याद रख लीजिए, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक है इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से, आप देखिए उनमें से ये 2 स्टार्टिंग के 2 टॉपिक थे, इसमें ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इन दोनों वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दोनों में रिलेशन क्या होता है वो आपको याद करना है। ठीक है, एक √2gr होता है, एक ओनली gr होता है ना रूट में। नेक्स्ट अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल, देखो हम इसका डीपली वर्जन नहीं करना है, डीपली अगर आप डिटेल की बात करें, है ना, डीपली वर्जन देखें तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको सुपर फास्ट वे में इन सारे टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं। आप इन सारे टॉपिक्स को जरूर से भी जरूर कवर करके जाएं। आप देखना ये आपकी एग्जाम के अंदर जब आप पेपर देने बैठोगे तो 101% आपकी हेल्प करेगा कि हमने ये क्वेश्चन जो है वो किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो है, यहां से जो क्वेश्चन है देखो कम से कम 5 बार नीट एग्जाम में आया हुआ है, यानी जब भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। y = क्या होता है बताओ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हुक्स लॉ के अंदर बनता है, आपको याद हो तो देखो इस तरीके से ये प्रोपोर्शन वाला होता है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ब्रेकिंग पॉइंट वगैरह, और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है ना,
जितने भी पॉइंट्स है इलास्टोमर, देखो आप दो तीन तरीके के यहाँ सब्सटेंस भी यहाँ से है ना डिफाइन करते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो कर्व है, ये किस किस में, स्ट्रेस में और स्ट्रेन में बनता है। इस कर्व को जरूर से भी जरूर देख के जाए, ये बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट। फिर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम टू सेम जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है वैसे ही क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 3 बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी 3 बार आया हुआ है। और लास्ट है थर्मल स्ट्रेस। देखो थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चन भैया ना आप देखें, और 2-3 सालों के अंदर नीट जेईई के अंदर भी आ रहा है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ध्यान से देखना, थर्मल स्ट्रेस का जो क्वेश्चन है वो भी आप लगा के जाएं। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला जो चैप्टर अपना होने वाला है, उसमें जो 4 टॉपिक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस या स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और थर्मल स्ट्रेस, ये चारों जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इनमें जो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हैं ये बहुत ज्यादा बार आए हुए हैं, है ना, ये 5 बार आया, ये लगभग 3 बार आया। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक था वो अपना कौन सा चैप्टर था भाई, देखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट चलते हैं अपन, है ना, लिक्विड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड। देखें मैकेनिकल और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर चाहे टोरिचोरी प्रिंसिपल हो या फिर ई फ्लक्स वेलोसिटी हो, है ना, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस चैप्टर में किससे आया है, बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर। और लगभग 5 से 6 बार इस रिलेटेड क्या पूछा गया है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है अपना सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी। देखो सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन है वो तो आप जानते ही हो, नीट के अंदर ज्यादातर मिल ही जाता है आपको, जैसे इस साल भी था देखो, है ना, बबल्स के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना होता है 2T/R 4T/R। और कैपिलैरिटी वाले क्वेश्चंस जो हैं यहां से तो क्वेश्चन 100% मिलता ही मिलता है। जैसे कैपिलैरिटी के अंदर हाइट का जो क्वेश्चन है ना, कि कितना लिक्विड ऊपर की तरफ चला गया, जो हाइट वाला फॉर्मूला है वो वाला क्वेश्चन जो है वो आता ही रहता है। तो एक तो बर्नौली प्रिंसिपल और एक सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी, इन दोनों टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया, लगभग मान सकते हो 10 सालों के अंदर, है ना, लगभग 11 से 12 बार इनसे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में विस्कोसिटी और स्टोक्स फॉर्मूले के अंदर जो है ना टर्मिनल वेलोसिटी होती है, जो फाइनल स्पीड निकलती है लिक्विड के अंदर, है ना, वो वाली एक तो वो पूछ सकते हैं, और एक पास्कल्स लॉ और बियोंसी फोर्स, इसी के अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आप देख सकते हो। तो ये जो है ये दोनों जो टॉपिक है वो कम पूछे गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर कौन से पूछे गए हैं, बर्नौली प्रिंसिपल पे। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, जितने भी एप्लीकेशंस है वो सारे के सारे, है ना, वो, और सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, और लास्ट में जाके आपने देखा हो कि बबल्स हो भैया, बबल जो है ना, उसके अंदर कितना सरफेस टेंशन या कितना एक्सिस प्रेशर है ना काम करता है, 2T/R 4T/R वाले क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट अपना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसके अंदर कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल जो है, इसके ऊपर एक थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा की अपन बात करते हैं, इनके अंदर रिलेशन निकालते हैं। तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल और थर्मल एक्सपेंशन जो है, इन दोनों पे 101% क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन दोनों के ऊपर। उसके बाद में कंडक्शन ऑफ हीट, आपने हीट ट्रांसफर के 3 मेथड पढ़े थे, उसमें जो सेकंड मेथड था कंडक्शन ऑफ हीट, ये बोला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस साल भी एक क्वेश्चन आया था कंडक्शन ऑफ हीट के ऊपर, कंडक्शन ऑफ हीट के ऊपर। और कंडक्शन ऑफ हीट को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकते हो, है ना, वहां पे करंट फ्लो होती है, यहाँ पे हीट फ्लो होती है ना, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो ऑलमोस्ट जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आता है वो ये वाला कर ही लेता है। फिर है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फिर क्या है भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो इन दोनों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 5 से 6 बार, इसमें 4 से 5 बार, है ना। आप चाहो तो लेटेंट हीट वगैरह, है ना, स्पेसिफिक हीट वगैरह, है ना, डेल Q इक्वल टू MS डेल्टा T वगैरह, उनके जो क्वेश्चंस है वो सब किसके अंदर मैंने काउंट कर दिए हैं, कैलोरीमेट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो कौन सा होने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा भी, थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर लॉज के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और एक कार्नोट इंजन के ऊपर। एक तो लॉज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट सेकंड, है ना, थर्ड लॉ और या 0th लॉ, और दूसरा कार्नोट इंजन, है ना। तो ये तीनों लॉ के ऊपर और एक कार्नोट इंजन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आप इन दोनों को मिला के लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। तो इन दोनों के ऊपर आप क्वेश्चन 101% करें, किसके ऊपर, कार्नोट इंजन और लॉज। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल हो, है ना,
या आइसोकोरिक हो, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। देखो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं ना। और उसके बाद में जो वर्क डन निकालते हैं पीवी डायग्राम से, देखो ये अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। अभी पी और वी के अंदर अगर डायग्राम दे रखा हो और आपको वर्क डन पूछे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के 4 टॉपिक मैंने आपको बताए। एक तो लॉज, थर्मोडायनेमिक के जो लॉज है उन लॉज को आप ढंग से देखें, उसके अलावा कार्नोट इंजन और उसकी एफिशिएंसी, फिर थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है 4 तरीके के, 3 तरीके के, 2 तरीके के, जो भी आप याद करो, उसके अंदर एक तो आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला जो है कि पीवी डायग्राम देख के और वर्क डन पूछ ले तो आप किस तरीके से निकालोगे। तो ये जो 4 टॉपिक है ये किसके अंदर आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर याद करने। फिर केटीजी है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उसके अंदर पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का जो प्रिंसिपल है वो ही आपको याद करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का प्रिंसिपल, जिसके अंदर पी की वैल्यू निकालते हैं अपन 1/3 रो वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर, ये वाला जो सॉरी वी आरएमएस का होल स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल है ना, इसके अंदर कई बार इस फॉर्मूले के ऊपर क्या आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। साथ में है ना गैसेस की आरएमएस और एवरेज स्पीड जो होती है और इनमें क्या रिलेशन होता है। देखो आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड होती है 1/8/2, ये वाला जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन, ठीक है। उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी इंपॉर्टेंट है। और बात करें अगर अपन आइडियल गैस की तो ये केमिस्ट्री के अंदर भी आ जाता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इसके अंदर ये जो 3 टॉपिक हैं, एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रिंसिपल, एक आरएमएस और एवरेज स्पीड के क्या फॉर्मूले, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको जरूर से जरूर याद कर लेने। ये तीनों जो टॉपिक है वो ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको इस क्लास के अंदर बार बार कहा है कि अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड और एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू, अगर आपको एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर और #MCQ या #PYQ लिखना ना भूले, ठीक है। अब 11th क्लास के अपने 2 ही टॉपिक और बचे हैं, 2 ही चैप्टर और बचे हैं, जिसमें फर्स्ट होता अपना ऑसिलेशंस या एसएचएम जिसे अपन बोल सकते हैं, और सेकंड है वेव, ठीक है। ये दो टॉपिक और अपन अभी कर लेते हैं। लेकिन अगली जो क्लास है, अगली क्लास जो है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आप इस टॉपिक की कितनी क्या डिमांड कर रहे हैं, आपको ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो क्लास है वो पसंद आ रही है। इसके बेस पे जो नेक्स्ट जो क्लास अपनी जो 12th क्लास से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पसंद या नापसंद पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो क्लास भी अपन बनाएंगे, इसका पार्ट 2, जिसके अंदर अपन केवल 12th क्लास वाले जो है ना चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। अभी अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर नंबर अपना 13 मान सकते हो आप लोग, ऑसिलेशंस और वेव की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है एसएचएम। देखिए एसएचएम के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। देखो एसएचएम जो है एक बहुत ही आसान चैप्टर है और इसके अंदर जो मार्क्स लाना है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अभी इसके अंदर जो है वो 4 टॉपिक आपको मेनली याद रखने हैं। एक तो एसएचएम इक्वेशंस, एक सिंपल पेंडुलम, एक स्प्रिंग मास सिस्टम और एक एनर्जी इन एसएचएम। देखो लेटेस्ट जो है वो 2026 में इसी पे क्वेश्चन आया था और ग्राफ पूछ लिया था, ठीक है। अगर अपन अब बात करें देखो एसएचएम इक्वेशंस की, तो इसके अंदर एक तो एसएचएम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है, एक्सेलरेशन कितना होता है। तो जैसे ये तो होता है a sin ओमेगा t, है ना, और ये होता है a ओमेगा cos ओमेगा t, और ये वाला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। v का एक सेकंड फॉर्मूला और भी होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो है ना 4 तो ये इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस पे है ना कई बार है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो लगभग 6 बार क्वेश्चन आया है ना पिछले 10 सालों के अंदर। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि पिछले 10 सालों में कितनी बार क्वेश्चन आए, मेरे कहने का मतलब ये कि यहां से क्वेश्चन के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। आगे देखें इनमें कुछ ग्राफ्स हैं वो भी आपको याद रखने, जैसे वाई में, टी में, वी में, टी में, ए में और वाई के अंदर कैसा ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ भी आपको क्या करने याद करने। फिर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको टाइम पीरियड पूछ लेता है और t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन जी। तो यहां से एक टाइम पीरियड का जो है ना फॉर्मूला आपको याद रखना है और सिंपल पेंडुलम की और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लर्न कर लेने। फिर स्प्रिंग मास सिस्टम जो है, स्प्रिंग मास सिस्टम जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जिसके अंदर अपने को जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k है ना, फाइनली उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर अगर अपन बात करें एनर्जी इन एसएचएम, अभी 2026 में यहीं से क्वेश्चन आया था कि एनर्जी जो है पेंडुलम की, अगर अपन कोई भी है ना जो पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है उसकी 2 तरीके की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, है ना।
और इन दोनों का जो सम है वो आएगा टोटल एनर्जी, और वो होती है हाफ एम ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या फिर के ए स्क्वायर भी होती है, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहती है, ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी टाइम के साथ अगर कर्व की बात करें तो इधर टाइम है, इधर टोटल एनर्जी है, तो इस तरीके से आता है। अगर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, तो देखो एक एनर्जी जो है वो तो टाइम के साथ ज्यादा कम होती है, तो दूसरी एनर्जी जो टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, इस साल से काइनेटिक एनर्जी और टाइम के साथ अंदर ग्राफ पूछा था, तो इन दोनों की इक्वेशन याद रखनी चाहिए। एक तो हाफ एम, क्योंकि ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि कोस स्क्वायर ओमेगा टी है तो इसका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके का ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है ये काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाले दोनों ग्राफ मैंने आपको बना के दे दिए। तो इस साल यही से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट अगर पूछे वेव थ्योरी की बात करें तो देखो, एक तो वेव इक्वेशन और इसकी वेलोसिटी जो है, इस पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है। वेव इक्वेशन आप लोग सब जानते हो, y इज इक्वल टू और a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वेव इक्वेशन होती है या प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इसकी स्पीड वगैरह, तो यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको एक तो इक्वेशन वाला जो कितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन आपको लगा लेने, ठीक है। उसके बाद में स्टेशनरी वेव के बारे में आपको पढ़ना है कि स्टेशनरी वेव क्या होती है ना। एक तो ओपन ऑर्गन पाइप, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वेव वाले, वो भी आपको देख लेने, ठीक है। उसके बाद में बीट्स पे क्वेश्चन आता है। बीट्स की अगर बात करें, बीट्स की फ्रीक्वेंसी वो f1 माइनस f2, ये वाला जो है ना पार्ट है। और बीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीट्स किस तरीके से निकालते हैं, है ना। जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है उसकी वजह से बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बीट्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 4 बार क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर 5 बार आया है, इसके ऊपर कितनी बार आया है, 6 बार आया है। और लास्ट है डॉपलर इफेक्ट के अंदर ये याद रखना होता है कि भाई जब है ना सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच के अंदर डिस्टेंस चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी के अंदर किस तरीके से क्या चेंजमेंट होता है, तो वहां से भी क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक है ये वेव थ्योरी के अंदर आपको मेनली क्या करने, लर्न करने, जिसके अंदर आप देख सकते हो उनका वेटेज क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये थे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो 21 जून को होने वाली और नीट एग्जाम के लिए और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को और बार बार क्या करें, रिवाइज करें, है ना। आपके एग्जाम के अंदर ये बहुत ज्यादा क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो 12th फिजिक्स का होने वाला है, और 12th फिजिक्स में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, आपके ये कॉन्सेप्ट थोड़े से बहुत समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।